TO2, ठीक है। चलिए शुरू करें। आ जाओ, सबसे पहले जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन आपको लगता है वो कर लें, दैट इज क्लोज टेस्ट, पैसेज एंड सेंटेंस अरेंजमेंट। यही तीन चीज़ है जो सबसे बड़ा पंगे की चीज़ है। हम लोग चौथे सेट में आ गए हैं, 2017 वाले, है ना। 2017 का चौथा स्टेप उसमें आ गए हैं, फोर्थ में। अब आ जाओ पैसेज, चलिए क्लोज टेस्ट में आइए। 57 से लेकर 61 तक करो तो, 57 से 61 तक। मैं आपको 2 मिनट टाइम दूंगी ताकि आप करके एक बार मुझे बताओ, सब कुछ क्लियर करो। उसको समझने की कोशिश करना। हो गया? खाली मैं ये चाहूंगी समझो बस। चलो शुरू करें। बहुत ध्यान से देखना है इसको, पहले तो समझने की कोशिश करना कि बोलना क्या चाह रहा है।
क्योंकि इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और कुछ नहीं। चेंज करो, इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। पहले बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं दिखते थे क्या प्रैक्टिस बैच में? नहीं अजीत, पहले हमारा डिजिटल बोर्ड तो लगा है जिस समय वो आया है ना, लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद। चलो, there has never been a better time to get out of our own way and get rid of fear। देखो fear को कैपिटल लेटर में दिया है। ये जो हमारे अंदर जो फियर है ना, उससे निजात पाने का इससे बेहतर टाइम नहीं है। और टू गेट आउट अवर ओन वे, और जो हमारा एक रास्ता है उससे बाहर निकलने का, इससे बेहतर समय है ही नहीं। वी कैन, इट इज पॉसिबल, ये संभव है। वी कैन चूज टू डैश ऑन वेयर वी वॉन्ट टू गो। वी कैन चूज टू डैश ऑन वेयर वी वॉन्ट टू गो। हम चूज कर सकते हैं टू डैश, ठीक है ना, कहां हम जाना चाहते हैं इसको हम चूज कर सकते हैं। अब देखो 57 में कौन सा वर्ड है जो फिट होगा? अगर मैं कहूंगी फिगर लगा दो, फिगर आउट करते हैं ना, रास्ता खो, फिगर आउट द वे, लेकिन फिगर आउट करते हैं, फिगर ऑन नहीं करते। इसलिए कई बार प्रेपोजिशन डिसाइड करता है कि वर्ड क्या यूज होगा। वी कैन चूज टू फोकस ऑन, हम फोकस कर सकते हैं कि हमें कहां जाना है। वेयर वी वॉन्ट टू गो इंस्टेड ऑफ वेयर वी मे गो, हम इस बात पे फोकस कर सकते हैं कि हमें कहां जाना है, इस बात पर, ना कि हम बाय चांस वी में कहां चले जाएं। वे मे गो का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी। अगर आप फोकस नहीं करोगे तो कहीं भी पहुंच जाओगे। फोकस करना चाहिए आपको कि हमें कहां पहुंचना है। Often, fear is tied up in letting our minds consider all the negative dash that could happen। कहा है हमारा जो डर है ना, इस बात से बंधा रहता है कि हम अपने दिमाग को ये सोचने के लिए आज़ादी दे दें, लेट कर दें, यानी आज़ाद कर दें कि लेट माई माइंड थिंक, मतलब सोच लो जहाँ की जो सोचना है। इससे क्या होगा कि हमारा माइंड कंसिडर कर लेगा। हम अगर उनको आज़ादी दे दें इस माइंड को कंसिडर करने का, सारे जो नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं, ऑल द नेगेटिव आउटकम्स दैट माइट हैपन, यानी अगर हम कोई चीज करने से पहले अपने दिमाग को ये आज़ादी दे दें तो क्या होगा, हम डर जाएंगे। क्योंकि हमें लगेगा यार अगर कुछ नहीं हुआ लाइफ में, ये 3 साल बर्बाद हो जाएंगे, इतना मेहनत की है, अब बाई चांस कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होगा। ये फियर आपके दिमाग में बैठने लगेगा, या तो डिप्रेशन में जाओगे, या तो फिर आप अपनी तैयारी छोड़ के किसी और चीज़ में लग जाओगे, बीच में अपने फादर की बिजनेस में भी चले जाओगे। तो क्या होगा, अपने दिमाग को, हमारा जो डर होता है हमेशा इस बात से बंधा होता है कि हम अपने दिमाग को ये आज़ादी दें कि सारे जितने नेगेटिव नतीजे हो सकते हैं, आउटकम मतलब नतीजा, इसको सोचने का हम आज़ादी दे दें। द की वर्ड इज कुड। मोस्ट ऑफ द टाइम अवर फियर्स नेवर डैश। की वर्ड क्या है? अधिकांश समय हमें जिस चीज़ का डर होता है ना, वो होता ही नहीं है, और डर डर के हम मर के फिर अपने निर्णय को गलत कर लेते हैं। तो जनरली ऐसा होता है, की वर्ड सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, हम जिन चीजों से डरते रहते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज होता ही नहीं है। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम अवर फियर्स नेवर मेटीरियलाइज, होता ही नहीं है। अगर मैं कहूंगी कि ये जो हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ना, क्या वो मेटेरियलाइज करेगा? इसका मतलब क्या है, क्या वो काम होगा, है ना? क्या तुम्हारा डील मेटेरियलाइज कर गया? इसका मतलब जो डील किया था तुमने, वो डीलिंग फाइनल हुआ, पैसे मिले, तो मेटेरियलाइज का मतलब यही होता है कि वो काम होना। ठीक है? Our fear never materialize, but when we focus on what could happen, we get of course। मैंने कहा क्या? Of course। जो रास्ता था हम चुने कि भाई हमें तो इंस्पेक्टर बनना है, बाई चांस नहीं हुआ तो
हाय राम, अगर नहीं होगा तो उसके बाद तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, फिर तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, या क्या करें, चलो फादर के बिजनेस ही ज्वाइन कर लेते। तो क्या होगा, हम जो रास्ते जा रहे थे उससे भटक गए, और ये डर ही है जो हमें भटका देता है। We can choose to make a dash to change our focus. We can choose to make a dash to change our focus. पहले देखो तो 57, 58 और 59 का मेरा आंसर बिल्कुल सही है। अब 60 में आओ। सबसे पहले हमें सबका मीनिंग पता हो तब ना हम कुछ करेंगे। चलिए पहले मीनिंग लिखो। देखो, we can choose to make a dash to change our focus. अबैशमेंट यहां फिट नहीं होगा। हमारा फोकस चेंज करने के लिए हम सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, तो फोकस चेंज नहीं होगा, फिर तो फोकस होगा ही नहीं कोई चीज पे, फिर तो हम क्या होगा, हम बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसीलिए यहां पे क्या है, वी कैन चूज टू मेक अ डैश टू चेंज अवर फोकस। हम यहाँ पे कमिटमेंट कर लेते हैं, यार छोड़ो इसको, हम फादर को कह देते हैं कि पापा हम कल से हम आपके साथ चलेंगे ऑफिस। यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे एक कमिटमेंट कर दिया आपने अपने फादर को, उनकी क्या हुई, उम्मीद जाग गई। फिर कभी कभी आप कहते हो कि नहीं नहीं ठीक है, जैसे लड़कियां, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है तो मेरे लिए लड़के ढूंढ लो, मैं शादी कर लूंगी। आपकी माँ खुश हो जाती है, तो ये क्या है, कमिटमेंट ही तो है जो आपने माँ को कर दिया। सो द आंसर इज कमिटमेंट। ठीक है, क्लियर। अबैशमेंट का मतलब होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, एबॉलिशमेंट, देखो एबॉलिश जो होता है ना, वो होता है खत्म करना। जैसे एबॉलिश किया गया सती प्रथा, जिसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है उन्मूलन। ठीक है, सती प्रथा का एबॉलिश किया गया था। हटा देखो, ठीक है, यस फोकस है, ठीक है, आउटकम्स, यस नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये हुआ अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसका खत्म होना, इस अबैशमेंट। नेक्स्ट आओ लास्ट में, टू फोकस ऑन वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी आर डैश टू गो। द फोकस on where we want to go, where we are inspired to go. हम उससे भटक जाते हैं। हमारा इंस्पिरेशन है, इंस्पायर्ड हैं हम कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है। होता क्या है, डर के मारे हम कुछ और कमिटमेंट कर बैठते हैं, है ना, कभी फादर को कभी मदर को। यहां पे बाकी वर्ड का मीनिंग लिख लो। 61 का मीनिंग मैं यहां लिखा दे रही हूं, 61 का ए का।
लिखो फटाफट। हो गया? देखो ध्यान से क्या है। मैंने कहा कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ हम इंस्पायर्ड जाने के लिए, बाकी वर्ड का देखो, देखते हो ना, जैसे कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज चार्टर्ड ऑन, तो चार्टर्ड का मतलब ही तो है रिटन बनाना, उसको रिटन में लिखना। इसलिए अनचार्टर्ड होगा जिसका कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। अनक्लटर्ड, कभी कभी देखते हो रूम में सामान एकदम भरा पड़ा हुआ रहता है, तो दैट इज क्लटर्ड रूम, जहां तहां ठूसे हुए सामान है। तो अन लगा दिया, इसका मतलब है नॉट फुल ऑफ थिंग्स। और कोई व्यक्ति अगर बिलेगर्ड है ना, तो इसका मतलब बहुत थका हुआ, परेशान है, बिल्कुल परेशान हो चुका है। लेकिन बिलेगर्ड का मतलब एक और होता है, कब्जा करना, ठीक है ना। तो इसीलिए कई बार हमारे मानसिक परेशानी इतना कब्जा कर लेता है हमारे सर पे, तो कहते हैं कि ही इज बिलेगर्ड, यानी परेशान है। लेकिन लेज सीज ऑफ का मतलब जो है उसका अलग मीनिंग भी यूज होता है, दैट इज कब्जा करना, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? रिफ्रेश करो। और क्लियर? अब चलो पैसेज 2 में आओ। पैसेज 2 थोड़ा सा छोटा हो जाएगा बेटा, आप लोग ध्यान दो, 2 पेज उसमें हो जा रहा है। आप लोग के पास तो मैंने पहले दे दिया है ना। हो गया? चलिए ओके, रजनीश तो बना के पूरा बैठा दिया, उसने सारा फिट करके रख दिया। नेक्स्ट देखो तो चैट में। ओके चलो, एवरीवन इज बिजी इन मेकिंग देयर लाइफ इन द वर्ल्ड। सब लोग बिजी है अपनी जिंदगी बनाने में इस दुनिया में। आफ्टर वर्किंग होल डे, पूरे दिन काम करने के बाद, देयर आर सो मेनी थिंग्स डैश दैट कैन गिव अस डैश एंड इरिटेशन। पूरा दिन काम करने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती है दैट गिव्स अस डैश एंड इरिटेशन। इरिटेशन लगाए हैं तो बगल में एंड से जुड़ा हुआ तो कोई नेगेटिव चीज ही तो होगा, क्योंकि इरिटेशन का मतलब है जिसे कहते हैं परेशानी, जो हमें परेशान करता है, हम चिढ़ जाते हैं। We face many dash in our life. Those who are heavy set with material dash will have a lot of trouble when their things are taken away from them or lost. जिनको बहुत ज़्यादा material चीज़ों से प्यार होता है, उनको बहुत परेशानी हो जाती है जब उनकी चीज़ को छीन लिया जाता है तो। But the dash is life is still a dash is life still is easy. It always will be. लेकिन फिर भी easy है life, और डैश लाइफ का इट ऑलवेज विल बी। अब देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। Everyone is busy in making their life in the world. सब लोग बिजी है अपने जिंदगी को बनाने में। After working whole day, there are so many things dash. There are so many things. ठीक है क्या? There are so many things experienced, जो हम experience करते हैं, that gives us dash and irritation. डैश नेगेटिव चीज एक ही है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स,
जो हमें प्रॉब्लम और इरिटेशन देता है ना, हो गया, that gives us problems and irritation. We face many dash in our life. We face many dash in our life. Many अगर होगा तो hurdles होगा, जो हमारे बाधाएं आती है लाइफ में. chaos का मतलब तो अराजकता होता है, डिसऑर्डर होता है. chaos का मतलब डिसऑर्डर या अराजकता है ना. और यहां पे नेगेटिव चीज चाहिए मुझे जो इरिटेशन से फिट हो, तो प्रॉब्लम्स ही तो है जो फिट हो रहा है. दोस हु आर हैवी सेट विथ मटेरियल, क्या, मटेरियल पोजेशन, यानी सांसारिक भौतिक चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगा जब उनके चीजें खो जाएंगी या उनसे छिन जाएंगी, है ना. बट द डैश इज लाइफ स्टिल इज इजी, बट द डैश इज लाइफ, ठीक है. बट द ट्रूथ इज लाइफ स्टिल इज इजी, लेकिन सच्चाई ये है कि लाइफ फिर भी इजी ही रहेगा, ठीक है ना. अब आ जाओ हम क्वेश्चंस देख ले, आपका आंसर, और उसके बाद मेनी थिंग्स एक्सपीरियंस्ड गिव्स अस, इरिटेशन है तो प्रॉब्लम्स. वी फेस मेनी हर्डल्स, possession, material possession, but the truth is that. देखो आंसर सब सही है जो हमें की मिला है एग्जाम के बाद. 62 का ए, 63 का प्रॉब्लम, 64 का हर्डल्स, possession एंड ट्रूथ, बिल्कुल सही है सब हमारा, ठीक है. पैसेज 3 में आओ. चलिए पैसेज 3 करिए. हो गया, देखो everyone needs to find the leadership style that works dash for them, that works बेस्ट फॉर देम होगा यार,
सबको क्या चाहिए? सब चाहते हैं एक लीडरशिप स्टाइल जो सबसे अच्छे तरीके से उसके लिए काम करे ना। एंड देयर सबऑर्डिनेट्स, कोई भी मालिक चाहता है कि कोई ऐसा लीडरशिप क्वालिटी मिले मुझे मेरे स्टाफ में जिससे हम सबकी तरक्की हो, है ना। तो दैट वर्क्स बेस्ट फॉर देम एंड द सबऑर्डिनेट्स। व्हाट वर्क्स फॉर योर डैश मे नॉट वर्क फॉर यू, व्हाट वर्क्स फॉर योर डैश में नॉट वर्क फॉर यू। कंपेनियंस होगा, क्योंकि सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट होता है जो आपके नीचे काम करते हैं, जूनियर्स नीचे हुआ, सुपीरियर्स। क्या फायदा ये सब चीजें करके? जो हमारे साथियों के लिए अच्छा है, हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि मेरे लिए भी अच्छा हो, है ना। दैट मे फॉर यू एंड योर टीम, यानी योर टीम की बात अगर कर रहे हो तो एक टीम में आपके सबऑर्डिनेट भी होते हैं अगर आप लीडर हो तो, अगर आप जूनियर हो तो आपके सीनियर्स भी होते हैं, सुपीरियर्स भी होते हैं, इसीलिए ए बी सी नहीं होगा, योर कंपेनियंस होगा, ठीक है। हाउएवर इफ यू टेक सम टाइम एंड डैश डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, इफ यू टेक सम टाइम एंड डैश डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल को आप क्रिएट नहीं करते हो। चलो आगे देखते हैं। And how they work for different dash types, different personality types होगा कि अलग अलग पर्सनालिटी को। अच्छा, तब तो हम एनालाइज लगाएंगे अगर आप थोड़ा समय लेते हो और अलग अलग पर्सनालिटी में अलग अलग लीडरशिप स्टाइल किस तरह से इफेक्ट करता है उसको एनालाइज करोगे, यानी एनालाइज वर्ड होगा यहाँ तो। इफ यू टेक सम टाइम एंड एनालाइज यानी आकलन करना। एसिमुलेट जो होता है ना, ये तो होता है टू अंडरस्टैंड या एब्जॉर्ब। एसिमुलेट का यूज कैसे होता है देखो, जैसे फूड हमारे अंदर जाके एसिमुलेटेड होता है, यानी हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है फूड को। और जब कोई पढ़ा रहा है, जैसे अभी आप एसिमुलेट कर रहे हो, यानी उसी चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हो, लेकिन कहाँ पे? माइंड में, यानी कि समझना, ठीक है ना। और कोई चीज आप जज नहीं करते हो, आप इसको एनालाइज कर रहे हो कि अलग अलग तरह के पर्सनालिटी पे। हाउ इफ यू सम टाइम, however if you take some time and analyze different leadership styles and how they work for different personality types, अलग अलग personality पे कैसे कैसे वो असर करता है, you place a much better dash of success as a leader, you place a much better क्या place a much better सब या सब्टिलिटी होता है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी होगा यार, और तो कुछ हो भी नहीं सकता। मच बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एज अ लीडर, इसका मतलब है कि मच बेटर चांसेस है आपके सक्सेसफुल होने का। क्यों? कैपेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं होता है, आपके ज़्यादा बेहतर चांसेस होते हैं सक्सेस के। कैपेबिलिटी तो आपके एबिलिटी हो गया, और सेंसिबिलिटी तो संवेदनशीलता होती है ना। द कैपेसिटी टू फील द इनर फीलिंग्स, संवेदनशीलता। यहाँ पे सक्सेस का संवेदनशीलता से कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि अगर आप एनालाइज करो कि कैसे कैसे डिफरेंट पर्सनालिटीज़ पे ये असर करता है, ये काम करता है, तो आपके बेटर चांसेस है सक्सेस के एज ए लीडर के रूप में। देखो आंसर एक बार मैं चेक करती हूँ। 67 का आंसर है बेस्ट, 68 का 68 का तो पता नहीं चल रहा है मुझे, आंसर तो मेरा गलत हो गया, सुपीरियर्स दिया हुआ है। एसएससी ने आंसर सुपीरियर दिया है, तो वर्क फॉर योर टीम क्या होगा, मतलब नहीं समझ रहा है। आंसर 68 ने बी दिया है। एनालाइज पर्सनालिटी एंड प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही है। 69, 70, 71 सही है, लेकिन यहाँ पे for their subordinates, that works for them and their subordinates. What works for your superior may not work for you.
कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे फॉर ये आप हो, आपके सबॉर्डिनेट्स है, तो सबॉर्डिनेट्स खत्म हो गया है ना, जूनियर का सिनोनिम ही सबॉर्डिनेट है, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद सुपीरियर्स बचा, नहीं समझ में आ रहा ये सुपीरियर क्यों दिया है। वॉट वर्क्स फॉर योर सुपीरियर्स मे नॉट वर्क फॉर यू एंड योर टीम, ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं सुपीरियर का, तो फिर कंपेनियंस नहीं होना चाहिए था। जूनियर और सबॉर्डिनेट तो हम काट सकते हैं इसको देख के यहाँ पे, बाकी का पता नहीं क्यों दिया है। देखो क्या है, कंपटीशन क्यों नहीं होगा, कहाँ पे कंपटीशन है बेटा, कंपटीशन क्यों होगा उसमें। 66 का ट्रूथ, अभी तुम लोग वहीं पर हो 66, यस। वी मे फेस मेनी कॉम्पिटिशन्स होगा ना बेटा, कंपटीशन नहीं होगा ना, एस लगाओगे ना तब वो चलेगा। नेक्स्ट, सुपीरियर्स, पवन सुपीरियर्स कैसे सोच रहे हो, क्योंकि ठीक है वो और उनके सबऑर्डिनेट्स पे काम नहीं करेगा। दैट वर्क्स, व्हाट वर्क्स फॉर योर सुपीरियर्स मे नॉट वर्क फॉर यू एंड योर टीम, ये नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों किया है। एनीवे, अब चलो देखो क्लोज टेस्ट और कहीं है तो, यस है, पेज नंबर 3 कर लो, फिर आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको दिखाई दे ठीक से बड़ा। हो गया, चलो दिखाओ। टीम में बाकी तीनों आ गए, ये भी सोच सकते हो, सुपीरियर, जूनियर, ये भी सोच सकते हो। अभिषेक, आपका भी तर्क सही है। नेक्स्ट, चलो
Over the years, Blitton dashed for a lot of things, especially for being dash and creating two-dimensional characters. Over the year, Blitton एक ही व्यक्ति है ना, तो has been criticized होगा, क्योंकि हमें passive voice का structure याद है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस बीन प्लस V3 होता है. हमेशा हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, इसलिए बी होगा. Especially for being dash and creating two-dimensional characters. For being racist होगा, जो नस्लवादी होते हैं ना उसको racist कहते हैं. और कोई वर्ड है ही नहीं, फिट नहीं हो रहा है, और कोई वर्ड फिट नहीं होगा. being, बी के बाद एडजेक्टिव फॉर्म आता है, ठीक है. रेसिज्म, रेस, ये सब तो बिल्कुल यहां फिट नहीं होगा. बट फॉर मेनी ऑफ अस द नेम ब्रिंग्स अप द नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया होता है जो पास्ट के बारे में आप सोच के एक फीलिंग ऑफ जॉय एंड सोरो आता है ना, वो नॉस्टैल्जिया होता है ना. नॉस्टैल्जिया ऑफ रेनी आफ्टरनून dash snuggled up with our nose in her books. Of nostalgia of rainy afternoon, dash snuggled up with our noses in our books, in her books. उसकी जो लिखी किताबें हैं उसमें हम लोग अपने चेहरा गड़ाए हुए और पूरा रेनी आफ्टरनून हम बिताते थे, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते थे. ऑफ रेनी आफ्टरनून कोजली स्नगल्ड. देखो यहाँ पर जब वर्ब का फॉर्म दे रहे हो तो एडजेक्टिव नहीं, फिर अब आपको एडवर्ब चाहिए. इसका मतलब क्या होता है, बहुत कोजली मतलब होता है ना से बहुत आराम से, है ना. कोजी एनवायरनमेंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा आपको वार्म एंड कंफर्टेबल कहते हैं. कोजी, कोजी का मतलब होता है से वार्म एंड कंफर्टेबल. आप अपने नाक को गड़ाए हुए हैं, यानी बुक के अंदर घुसे पड़े हो. कहाँ, किसके बुक, ये ब्लिटन के लिखे हुए बुक्स जो है. कोजली वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, ly वाले एडवर्ब होते हैं. कोजली snuggled up with our books, noses in her books, and being transported to a world where good means good and bad means bad. जैसे देखते हो कहानियों में एक राक्षस होगी, एक परी होगी. राक्षस का मतलब एकदम सब कुछ खराब है, परी का मतलब उसमें कुछ भी खराब नहीं है. वरना दुनिया में ऐसा थोड़ी होता है. दुनिया में सब में कुछ ना कुछ बुराई और कुछ ना कुछ अच्छाई होती है ना. इसीलिए यहाँ पे क्या है कि बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू अ वर्ल्ड वेयर गुड मीन्स गुड, अच्छे का मतलब अच्छा है, एंड बैड का मतलब बैड. विथ नथिंग डैश बिटवीन, विथ नथिंग इन बिटवीन होगा. देखो ऑप्शन है विथ नथिंग इन बिटवीन. यस, डी है ऑप्शन. दोनों के बीच में कुछ नहीं होता. कहानियों में ऐसे ही होता है, असली लाइफ में ऐसी बातें नहीं होती. ठीक है. I remember reading in a preface that many girls had written asking Blitton how dash could enroll at Mallory Towers or St. Clair's. कई बार ऐसा था कि लड़कियां लिखती थी उसको कहानी पढ़ के, है ना, उसकी कहानी में जो स्कूल था उसका नाम लिख के कि हम लोग इस स्कूल में हम लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं, है ना. आस्किंग Blitton हाउ दे कुड. देखो कुड इज मॉडल, मॉडल के पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए. सब्जेक्ट के रूप में कौन आता है, दे आता है. ये तो आपका एग्जैक्टली बिल्कुल ग्रामर बेस्ड है. देखो तो सारे ग्रामर बेस्ड हैं, है ना. हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट फॉर्म आता है. नथिंग इन बिटवीन, दो के बीच में प्रेपोजिशन जब पढ़ते हैं कहते हैं दो के बीच में क्या आता है, इन बिटवीन. ठीक है. यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब ये है. और बीइंग के बाद आपको एडजेक्टिव चाहिए, तो रेसिस्ट ही एडजेक्टिव है. और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, और हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए. हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया. देखो तो चलिए अब नेक्स्ट करिए.
हो गया? चलो दिखा दो। रजनी, सब में होता है, सब में होता है। मुझ में भी बहुत बड़ी एक बुराई आ गई, पता है। जब से मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ ना, उसके बाद मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है, तो वो बहुत बड़ी बुराई है, गुस्सा नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, एम्बिशियस का मतलब होता है, अच्छा पूछे नहीं बताए हो, ठीक है। आ जाओ। The climate question dash a leapfrog era for India's development paradigm. Already the country has chalked out and dash policy on renewable energy, hoping to generate a massive 175 gigawatt of power dash green resources by 2022. This has to be pursued, breaking down the barriers to wider dash of rooftop solar energy at every level and implementing net metering system of all categories of consumers. यहाँ कुछ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है। अब मैं काम करती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अगर मैं ऐसे सोचूं, द क्लाइमेट क्वेश्चन डैश अ लीपफ्रॉग एरा, इसका मतलब मुझे एक वर्ड चाहिए, एक वर्ब चाहिए। क्लाइमेट क्वेश्चन, एक ही तो क्वेश्चन है ना, क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट्स होगा ना, प्रेजेंट थोड़ी होगा, प्रेजेंट्स होगा। हैज चॉक्ड आउट एन के बाद हमें नाउन चाहिए। अब नाउन तो ठीक है, पॉलिसी आ गया नाउन, लेकिन इस पॉलिसी की विशेषता बताने वाला जो एडजेक्टिव चाहिए वो तो एम्बिशन से रिलेटेड एडजेक्टिव एम्बिशियस होगा। हैज चॉक्ड आउट एन एम्बिशियस पॉलिसी ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना। 175 गीगावाट्स ऑफ पावर, पावर किसके लिए? ग्रीन सोर्सेस, ग्रीन सोर्सेस से पावर आप ग्रीन सोर्सेस से बना रहे हो, जैसे सनलाइट हो गया, विंड हो गया, ये सब ग्रीन सोर्सेस है। कोल ये ग्रीन सोर्स में नहीं आएगा। दिस हैज टू बी परस्यूड, वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, रिजोल्यूटली, LY वाले एडवर्ब्स होते हैं। द बैरियर्स टू वाइडर डैश ऑफ, अब देखो यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ प्रेपोजिशन है, तो ऑफ कोर्स मेरा नाउन ही तो चाहिए। प्रेपोजिशन के साथ क्या आता है? नाउन आता है। और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। तो वाइडर क्या? वाइडर एडॉप्शन ऑफ। देखो तो इसको तो मैं पूरा का पूरा ग्रामर से करके रख दिया मैंने। देखो चार्ट रिफ्रेश करो। यस, रिजोल्यूटली का मतलब होता है एकदम प्रण के साथ, है ना। जैसे रिजोल्यूशन लेते हो आप, प्रण लेते हो। आ जाओ, इसमें किसी में फंसे हो तो बताओ, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने बिल्कुल एक ही चीज़ से किया है, और वो किससे किया है? ग्रामर के अपने समझ से। और है ना, ग्रामर के अपने समझ से किया, और कुछ भी नहीं है। देखो तो क्लियर। अब देखो पहले था 10 10 और 5 का आता था, अब 5 5 का 5 दे दिया, यानी 25 दे दिया, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट देख ले। अब हमारा क्लोज टेस्ट हो गया। सेंटेंस अरेंजमेंट में शुरुआत करो 72 से। आप पहले 72 करो। आ जाओ
72 में 142 और 143 क्लियर नहीं हुआ है। रुको, फिर मैं अब उतना पीछे जाने से अच्छा मैं आपको पेज में ही देख के बता दूं। 142 और 143 क्यों नहीं क्लियर हुआ बेटा? 142 में परस्यू का मतलब होता है उसको पाने की कोशिश करना, तो परस्यूड हो गया। देखो ये पैसिव वॉइस है, टू बी परस्यूड। परस्यूड कैसे? तो मुझे एडवर्ब चाहिए ना वर्ब की विशेषता बताने के लिए, यानी कि उसका आप उसको पाने की कोशिश कैसे करोगे? बिल्कुल अपना पूरा एकदम जान लगा दोगे। रिसोल्यूटली का मतलब होता है बिल्कुल प्रण लेना, है ना? बिल्कुल प्रण लेते हुए उसका पीछा करने की कोशिश करोगे, एडवर्ब चाहिए। और वाइडर एडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी होगा, रूफटॉप सोलर एनर्जी। ये रूफटॉप का मतलब हो गया वही जो सन के रेस को कैप्चर करके सोलर एनर्जी की बात करते हैं, है ना? या फिर रेन वाटर से हम जो रेन का एनर्जी लेते हैं, वाटर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो वाइडर डैश ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि वाइडर एडॉप्शन ऑफ रूफटॉप सोलर एनर्जी, है ना? तो उसमें रूफटॉप में कौन सा एनर्जी की बात कर रहा है? यहां पे सिर्फ सोलर एनर्जी की बात कर रहा है। अब आओ 72। दीज फीचर्स डेमोन्स्ट्रेट, दीज फीचर्स कौन से फीचर्स पता नहीं, ये तो पहला नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल, ये चलेगा। दीज स्टैंड ग्रांटेड एंड गारंटीड, दीज कौन हो गया? फंडामेंटल राइट्स की तो बात हो गई। एज अगेंस्ट दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, एज अगेंस्ट दिस यानी ये जो है एनफोर्सिएबल है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन एनफोर्सिबल है। हमें मतलब नहीं है, हम देख रहे हैं सब कुछ में ये है जिससे शुरुआत होनी चाहिए। एक ही ऑप्शन है जिसमें ये शुरू में है, बाकी क्या है मुझे क्या मतलब है ना? हम चारों में देख रहे हैं दीस, ये पहला तो हो नहीं सकता है क्योंकि बिना नाउन के ये दीस प्रोनाउन कहाँ से लगाऊं मैं? फिर दीस स्टैंड अगेंस्ट ग्रांटेड, इसका मतलब दीस भी नहीं हो सकता यहाँ पे। एस अगेंस्ट दीस, कौन दीस यार? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि क्यू से शुरू होगा। आंसर इज बी। 73 आओ, 73 करिए। बोलो। हो गया? 73 का देखो आंसर क्या दिया। 73 का दिखाओ बच्चों ने। 73 का सी दिया है, चलिए देखते हैं। The fundamental rights enumerated in the Constitution are non-absolute. They have not been concluded in absolute terms. They का मतलब ये पहला तो नहीं हो सकता। While describing the nature and contents of each right तो तब बात करेंगे ना जब P की बात करेंगे। Some restrictions have been placed on their enjoyment. Again fundamental rights से शुरू करोगे ना, इसका मतलब again C आर नॉट एब्सोल्यूट, ये बिल्कुल एकदम कंप्लीट नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब नहीं होता कि आप किसी को गाली दो, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। उसके बाद ही हम कुछ बात करेंगे। वाइल डिस्क्राइबिंग द नेचर एंड कॉन्टेंट्स ऑफ ईच राइट्स, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका लिमिटेशन भी बताया है। इसका मतलब आंसर इज सी, और कुछ नहीं हो सकता, है ना? अब आइए 74 देखो। 74 आंसर देखो। 74 का मुझे बताओ क्या है? सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया क्या इसने तो? सेवेंटी फोर का आंसर क्या लगा रहे हो? रजनीश, पवन, आप लोग 73 बता दिए। 74 यस बी, और आयुष ने, रजनीश ने कहा है बी, आयुष ने कहा है सी। चलो देखते हैं।
In fact, respect for social and political equality of all the people is the cornerstone of democracy. सबसे पहले in fact से हम ऐसे sentence शुरू नहीं करते हैं. The principle of equality is the foremost principle of yes से हो सकता है, Q से. In it all the people are treated as equal. In it इसका मतलब ये तो इसके बाद ही आएगा. All the people enjoy equal political rights, equality before law. ये भी जो भी आएगा वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को मेंशन करने के बाद ही आएगा. आंसर क्यू से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल सही है. लेकिन अब क्यू के बाद पी आएगा कि क्यू के बाद आर आएगा. इन फैक्ट रेस्पेक्ट फॉर क्यू के बाद पी और आर, क्यू के बाद मुझे आर लग रहा है सही है. क्यों? देखो ना, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज द फोरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का. इसके अंतर्गत ऑल द पीपल बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आर ट्रीटेड एज इक्वल. इन इट मतलब किसमें? प्रिंसिपल के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के अंदर. क्यू के बाद आर आएगा. क्यू के बाद पी ठीक नहीं फिट हो रहा, चलेगा अगर आर नहीं होता तो. ठीक है, क्यू आर पी हो गया. रेस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल, देखो वहां पे सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी कहा है, फिर यहां पर भी पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात की जा रही है. इसका मतलब एक चीज और हम जान सकते हैं कि पी और एस ये दोनों साथ होना चाहिए, जो कि ए में नहीं है. दोनों में पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात हो रही है तो पी और एस साथ होना चाहिए था. ठीक है, इसलिए आंसर इज सी. ठीक है, यस, अभिषेक एंड पवन ऑल्सो आर करेक्ट. अब आइए 75 एंड 76 तो जगह नहीं है, 75 कर लो पहले तो. चलिए, इसमें अगर आप देखोगे तो बेस्ट जो यहाँ पर आपको महसूस होगा, इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो सच थिंग एज ह्यूमन सेवियर. इन दिस वर्ल्ड ये पहला हो सकता है ना. उसके बाद अ मैन ऑलवेज चेंजेस आफ्टर अ वाइल बिकॉज देयर आर ह्यूमन बींग्स लाइक यू. इफ वी फॉलो जस्ट अनदर ह्यूमन फॉर हिज आइडिया, यानी ये चेंज और ये दोनों एक जैसा लग रहा है. अदरवाइज बाकी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन दिस वर्ल्ड से तो शुरू ठीक लग रहा है. देयर इज ओनली अ स्टेबल सिस्टम. क्या देयर इन दिस वर्ल्ड में देयर इज ओनली अ स्टेबल सिस्टम, ये हो सकता था. यानी पी के बाद आर आ सकता था. आंसर बी होगा. कैसे? सुनो ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा है. कह रहा है कि इस दुनिया में कोई भी ह्यूमन सेवियर जैसा कोई नहीं है. जैसे बैटमैन है ना, इंडिया में जो था शक्तिमान, ऐसा कोई ह्यूमन सेवियर नहीं होता है ना. देयर इज ओनली अ स्टेबल सिस्टम. एक बस स्टेबल सिस्टम है और इस स्टेबल सिस्टम को बैलेंस करिए. अदरवाइज क्या होगा, अगर एक आदमी दूसरे को देखकर जो चेंज होता है, और वो प्रॉम्प्ट है, चेंज होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे. सो अ मैन ऑलवेज चेंजेस आफ्टर अ वाइल बिकॉज देयर आर ह्यूमन जस्ट लाइक यू. तो किसी को देखकर या किसी के व्यवहार से आप में परिवर्तन आता है. और उसके बाद क्या होगा, इफ वी फॉलो जस्ट अनदर ह्यूमन फॉर हिज आइडिया, तो ये वर्ल्ड में अनदर सिविल वॉर होगा ही होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरों को फॉलो करें सिर्फ उनके आइडिया के कारण, तो हम क्या होगा, हम में आपस में टकराव होगी और उसके बाद एक सिविल वॉर होगा. तो एनीवे हम देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन पी से शुरुआत हो रहा है, बाकी और कुछ फिट नहीं हो रहा. सच कहे तो 76 पी से शुरुआत हो रहा है, इतना ही काफ़ी था हमारे लिए. 76 देखो,
एक काम करो ना, सिर्फ आप इतना ही देखो ना कि इसमें पहला दूसरा क्या होगा, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। यस आयुष, उतना ही खाली काफ़ी था कि पी से शुरू हो रहा है, बाकी तो और समझ में आएगा भी नहीं आपको। ठीक है, चलिए 76 का क्या कह रहे हो आयुष एंड रजनीश? ए। चलो देखते हैं। मोस्ट लर्नर्स हैव अ ह्यूज डिस्क्रिपेंसी, मतलब होता है असमानता, दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है। वर्बल एंड राइटिंग स्किल्स में कई लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, लिखने में अच्छे नहीं होते। कई लोग बहुत अच्छा लिख लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे लर्नर्स के दोनों चीज़ों के बीच में गैप होता है। एज अ रिजल्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, बट कंजंक्शन से हम सेंटेंस शुरू करते ही नहीं है। दे हैव वर्ड्स इन देयर माइंड दैट दे कैन नॉट स्पेल, ये तो इसके बाद ही हो सकता है कि आप अच्छा बोल लेते हो लेकिन स्पेलिंग ही नहीं आती तो लिख नहीं पाओगे। इसका मतलब पी के बाद एस होगा ए, क्योंकि यहां पे कह रहा है वर्बल एंड राइटिंग एबिलिटी में डिस्क्रिपेंसी क्यों होता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो उनके माइंड में तो होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग नहीं आती है। तो पी के बाद एस बिल्कुल फिट हो रहा है, इसलिए आंसर इज ए। ठीक है, 77 आ जाओ, करके दिखाइए। चलिए 77 में आओ। ऑन दोज डेज, कौन से डेज में? When nothing in our life seems to be going right, it can be really tough to see the silver lining among all those clouds. Is a glass half empty or half full? As a positive attitude benefits not only our mental health but also your physical well-being as well. However वाला sentence तो पहला होता ही नहीं है ना? It is good during these times when the ability to see the good in even the worst situation is so important. इसका मतलब है when nothing in our life seems to be going right, ये और ये फिट हो रहा है। कैसे? देखो ध्यान से। उन दिनों जब आपकी लाइफ में सब खराब दिख रहा हो, तब क्या होता है? इट कैन बी रियली टफ टू सी, यानी सिल्वर लाइनिंग, आशा की किरण देखना भी बहुत मुश्किल है। सब तरफ नेगेटिविटी है, सब तरफ परेशानी है, तो आशा की किरण कहाँ दिखाई देगी आपको, है ना? हाउएवर, इसी समय में तो आप में क्या एबिलिटी आता है? टू सी द गुड इन इवन द वर्स्ट सिचुएशन इज सो इम्पॉर्टेंट। इस समय वर्स्ट सिचुएशन में भी अच्छाई देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दिस मीन्स पी के बाद एस, पी के बाद एस यहाँ पर है। क्यों? अ पॉजिटिव एटीट्यूड बेनिफिट्स क्या? हमारे मेंटल हेल्थ को ही नहीं, फिजिकल वेलबींग को। ठीक है ना? इज अवर ग्लास हाफ एम्प्टी और हाफ फुल, यही चीज़ तो देखना है। इसका मतलब 77 का आंसर क्या है? 77 का आंसर सी मार्क किए हो, पी। आंसर आप देखो, सबसे पहले इसमें एक प्रॉब्लम है। आंसर क्या दिया हुआ है? 77 का आंसर डी दिया है। डी में देखो, एक तो सबसे पहले पी के बाद एस तो मेरा फिट हो रहा है, पी के बाद एस इसमें है, पी के बाद एस इसमें है, फिर आर है,
वो भी कोई इश्यू नहीं है। पी एस आर तक तो हम एकदम कंफर्म्ड है। पी एस और आर ये दो में तो एकदम हम कॉन्फिडेंट है, ये पी एस आर एंड पी एस आर सही है। लेकिन क्यू जो है वो क्यू को शुरू में क्यों लगा दिया है? बिल्कुल भी गलत किया है। डी जो लगाया है क्यू पहले, वो बिल्कुल भी गलत किया है। आंसर 77 का डी नहीं होगा, आंसर इसका ए होगा। क्यों, खुद सोचो ना, ये जो शुरू में लगा दिया है क्यू, वो कहां से पी के साथ फिट हो रहा है, आप खुद देखो ना। ठीक है, मैं मानती हूँ क्यू लगा दिया, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि क्यू कहीं भी लगा सकते थे, आगे पीछे। लेकिन क्यू अगर हम आगे लगा रहे हैं तो पी से कहीं से तो फिट हो। ठीक है, ऐसे क्यू को कहीं बीच में होना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ कहीं फिट ही नहीं हो रहा है। दिखाओ, चैट रिफ्रेश करिए। ये तो बिल्कुल मुझे नहीं समझ में आया कि क्यू को इसने शुरू में क्यों लगाया, बिल्कुल बेकार है शुरू में लगाना इसको। 78 देखिए अब, और 79 करिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। I have seen several young executives joining new jobs. Only a small number of these young people, several young executives, यानी P के बाद Q आएगा. But majority of these young simple don't have the belief that they can reach the top. But से कभी sentence की शुरुआत होती ही नहीं है. ठीक है, यानी कि P से शुरू होगा और हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, P से शुरू होगा और उसके बाद Q हो नहीं हो क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन P है वो बस एक ही है. ईच ऑफ देम कौन, वही तो एग्जीक्यूटिव जिसका यहाँ पे जिक्र हुआ है. सेवरल यंग एग्जीक्यूटिव्स, ईच ऑफ देम विशेस समडे ही विल अचीव सक्सेस. ठीक है, फाइन, लेकिन शुरुआत P से ही होगा. वी हैव टू चूज डेली टू रिमेन एडेप्टेबल. एडेप्टेबल मतलब अडेप्ट करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स बींग एबल टू रिस्पॉन्ड टू चेंज एंड डील विद इट. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बताया है कि कोई भी चेंज है तो उसमें हम खुद को रिस्पॉन्ड कर सके और डील कर सके उससे. इट इज़ अ ट्रेट any of us can learn, and it is not that it is critical to our success. yet से शुरुआत नहीं होता. it कौन है यहाँ पता नहीं, इसका मतलब शुरुआत तो Q से ही होगा. Q से शुरुआत सिर्फ एक हो रहा है, दैट इज D, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का डेफिनेशन बता रहा है. और फ्लेक्सिबिलिटी क्यों करना है, क्योंकि हमें रोज चेंज करना पड़ता है डेली टू रिमेन अडेप्टेबल. यानी ये भी जो बात मुद्दा है वो भी ये जो मुद्दा है वो भी फ्लेक्सिबिलिटी से ही है. तो यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी की बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखो फ्लेक्सिबिलिटी का डेफिनेशन दिया है Q में, इसलिए आंसर Q से शुरू होगा. ठीक है, यानी कि लचीलापन होना चाहिए आप में, नहीं तो हम लोग अगर अडेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत पहले मर गए होते, ऐसे दुनिया से ही ख़त्म हो गए होते. कितने प्रजाति ख़त्म हो गई, क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाए. यस, सब कोई कर रहे हो, रजनीश, अभिषेक, पवन, आयुष, आप लोग सब कर रहे हो. 80, अब देखो 80 का करके दिखाइए.
क्या आंसर बनाया 80 का? रिफ्रेश करो. यस, ए. We think a lot and talk a lot about leadership and how to develop the leadership skills. ये तो हो सकता है पहला सेंटेंस. It is fun, ये तो नहीं हो सकता. It से यानी it कौन है पता नहीं. In order to develop leadership skills, इसका मतलब है leadership skills की ही बात हो रही है यहाँ पर भी. ठीक है. It is a process, ये भी नहीं हो सकता. यानी कि पहला में कह रहा है कि हम बहुत ज़्यादा लीडरशिप स्किल्स के बारे में बात करते हैं और इसके बाद ही और कुछ हो सकता था. ये पी से शुरू होगा. फिर कहेंगे आई बिलीव इन ऑर्डर टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स क्या हो सकता है. कभी को आप कह सकते हो कि भाई आर से भी तो शुरू कर सकते हैं. भाई आर से शुरू करेंगे तो पी में एंड नहीं करेंगे. आप सबसे पहले ये कहोगे ना कि हम लोग लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आए 81. चलो 81 देखो. चलिए देखो ध्यान से. दीज फीचर्स, कौन से फीचर्स पता नहीं, ये तो नहीं हो सकता. द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, हमें ग्रांट करता है और गारंटी करता है. एंड फ्रीडम टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड कंस्टिट्यूट अ वाइटल पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये हो सकता है. नो लॉ कैन वायलेट द फंडामेंटल राइट, ये तो इसके बाद ही हो सकता है. The fundamental rights incorporated in the Constitution stands at a higher pedestal. किसी भी ऑर्डनरी कानून से ऊपर ही है. ठीक है ना. डायरेक्टिव प्रिंसिपल से भी ऊपर है, ये भी हो सकता है. क्यू और एस से शुरुआत हो सकता है. हमारे पास क्यू से तो कुछ है ही नहीं, इसलिए शुरुआत तो एस से ही होगा. हमारे पास 2 एस है. एस से शुरू किए तो फिर पी आएगा कि आर आएगा. द फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन stands at higher pedestal than ordinary law and the directive principles of state policy. These features clearly bring out the nature of नहीं यार, इसके बाद आना चाहिए आर. क्यों हायर पेडेस्टल में है? क्योंकि कोई भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता. सैकड़ों लॉ को कोर्ट ने रिपील किया है ये कह के कि ये सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया करता है. इसीलिए कोई भी कानून हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता. इसीलिए ये सबसे ऊपर पायदान में है. यानी एस के बाद आर होगा. आंसर इज डी. देखो तो 81 का आंसर डी है. यस. 81 का ए नहीं होगा रजनीश. 81 का ए करोगे तो दीज फीचर्स क्लियरली ब्रिंग आउट द नेचर ऑफ इंडियन बिल ऑफ राइट्स. ये क्या है? ठीक है. हायर पेडेस्टल में क्यों है ऑर्डिनरी लॉ से? क्योंकि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, इसीलिए ऑर्डिनरी लॉ से ऊपर है ये. ठीक है. चलिए 82 देखने के लिए आपको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा. करिए.
एक सेकेंड रुकना बेटा। चलिए शुरू करें। 80 हम लोग कहाँ तक कर लिए हैं, 82 करना है। अब आओ 82 में, द लीडर्स आई एडमायर मोस्ट आर द वंस हु गिव सेल्फलेसली ऑफ देमसेल्व्स एंड मेक पर्सनल डेवलपमेंट अ प्रायोरिटी। ये बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस हो सकता था। बोथ आर इंपॉर्टेंट, कौन है बोथ पता नहीं, पी से शुरू हो रहा है मेरा सेंटेंस, ठीक है। ग्रेट लीडर्स बैलेंस पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, आर हो सकता है। यानी पी के बाद आई कैनॉट गिव ऑफ माई सेल्फ एज अ लीडर इफ आई फर्स्ट डू नॉट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। रुक जाओ, यस, सेंटेंस शुरुआत होगा पी से कि अपना पर्सनल डेवलपमेंट को भी एक प्रायोरिटी बनाएं, और उसके बाद एस होना चाहिए कि भाई मैं तब तक अच्छी लीडर नहीं बन सकती जब तक खुद का ध्यान ना रखूं मैं। इसलिए ग्रेट लीडर्स जो होते हैं पर्सनल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट दोनों का डेवलपमेंट करते हैं। यानी आंसर जो होगा पी से शुरू होगा, पी एस एंड आर होना चाहिए। हालांकि आंसर पी आर एंड एस भी हो सकता था, लेकिन वहां पे आर बीच में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप देखो सही में यहां कह रहा है कि सेल्फलेसली ऑफ देमसेल्व्स एंड मेक पर्सनल डेवलपमेंट। इसका मतलब यहां फिर होगा कि मैं जब तक अपना डेवलपमेंट नहीं करूं तो मैं एज लीडर थोड़ी किसी का केयर कर सकती हूं। इसका मतलब है कि जो बड़े लीडर्स होते हैं अपना पर्सनल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट दोनों करता है। पी एस आर के बाद क्यू होगा यहाँ पे। आंसर सी है, देखो आंसर तो जरा 80 सी है, यस, देखो उसको, यस, वेरी गुड। आर और क्यू टुगेदर होगा, यस। बोथ आर इंपॉर्टेंट, देखो सही कह रहा है कि पर्सनल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए देखो वर्ड बोथ यूज कर रहा है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से कुछ कुछ ट्रिक्स पहचान जाओगे ना आप लोग, इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, इसको इससे, तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ 83 करिए। अब इसमें देखो तो आपको पहला ही वर्ड अलग है, पहला ही सेंटेंस अलग है। यानी अगर हम खाली पहला भी समझ जाए ना तो हो जाएगा हमारा। वी कैन नॉट हैव थ्योरीज, ये छोड़ो। ह्यूमन बींग्स आर यूनिक, परहैप्स समवॉट इलॉजिकल एंड डेफिनेटली अनप्रोग्रामेबल। यानी हमें कोई प्रोग्रामिंग करके एक तरह का बिहेव करना नहीं सिखा सकता। हम कोई हर चीज़ लॉजिकल नहीं कर सकते, हमारे मूड चेंज हो जाते हैं, उससे कोई कभी बार लॉजिक नहीं होता। तो इसीलिए समवॉट हम लोग इलॉजिकल हैं और हम लोग प्रोग्राम कंप्यूटर्स की तरह नहीं हो सकते। नो ब्लूप्रिंट कैन गिव अस ए प्री प्लान डिज़ाइन, इसका मतलब हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं हो सकता। ईच ऑफ अस इज सेंसिटिव एंड ईच वन ऑफ अस कॉन्स्टेंटली वेरिएबल, यानी कि हम इलॉजिकल हो सकते हैं, वेरिएबल है, अलग अलग है हमारा। इसका मतलब है शुरुआत क्यू से होना चाहिए, उसी का एक्सप्लेनेशन बाकी में दिया हुआ है। आंसर इज ए, 83 का आंसर ए है, क्योंकि उसी का एक्सप्लेनेशन बाकी में दिया हुआ है। 84 का देखो अब
एक सेकंड रुको बेटा, चलिए करिए। एटी फोर का डी बता दिए हो? देखो, सबसे पहले अगर सरसरी तौर पे देखोगे तो सेंटेंस की शुरुआत क्यू से होनी चाहिए, फाइन। अब पी में जैसे कहा ना, देयर आर ओनली 2 पाथ्स अवेलेबल, तो हम जानते हो, मेरा नज़र सीधा खोजने लगा कि कौन कौन से पाथ अवेलेबल है। या तो एटर्नल वेलफेयर का पाथ या सेंशुअल एंजॉयमेंट का पाथ। इसका मतलब पी के बाद एस होना चाहिए, शुरुआत क्यू से होना चाहिए और पी के बाद एस होना चाहिए। शुरुआत क्यू से और पी के बाद एस, ये फिट हो रहा है। देखो तो आंसर सही है 84 का। 84 का पी आर, मैंने कहा है पी के बाद एस होना चाहिए। अरे सॉरी, मैंने गलती कर दी। मैंने गलती कैसे कर दी, देखो ध्यान से, कैसे गलती हो गई मेरे। These are the only two paths, these are the only two paths का मतलब हुआ these, पहले तो पाथ बता दिया गया है, यानी पहले एस बता दिया गया है, एस के बाद पी होना चाहिए। सॉरी, समझ में आया कि these are the only two paths, इसका मतलब इसके पहले पाथ का जिक्र हो चुका है, एस के बाद पी होना चाहिए था और शुरुआत होना चाहिए था क्यू से। एस के बाद पी होना चाहिए और शुरुआत क्यू से, एस के बाद पी इसमें है, शुरुआत क्यू से। सॉरी, समझ में आ गया ना। These are the two paths का मतलब हो गया कि पाथ का जिक्र पहले हो चुका है। या तो आप सबके लिए वेलफेयर कर दो, एटर्नल का मतलब होता है जो चेंज नहीं होगा, फॉर एवर वेलफेयर हो जाएगा, या फिर अपने शारीरिक सुख के लिए जियो। ठीक है, तो ये हो गया। और these are the two paths मतलब अब समझ में आ गया कि पहले हम पाथ बताएंगे तब ना उसकी तरफ इशारा करेंगे। these are the two paths। 85 देखो, a person is just like a bubble. This bubble doesn't have any substance of its own, just like any other creature. यानी कि P के बाद R होगा, P के बाद R, शुरुआत तो P से होगा फिर R, आंसर इज A। शुरुआत P से होगा फिर R होगा, आंसर इज A। प्लीज वॉइस एंड नरेशन की बुक, हाँ सुनो आदर्श, जब भी ऐसा कुछ कंफ्यूजन होना समझ जाओ, जो ब्लू कवर वाली बुक है ना वही न्यू है, जो ब्लू कवर वाली बुक है वही न्यू है। मैं एक काम करती हूँ, जो पुरानी है उस सब में आज है ना हाइड करवा देती हूँ, पुरानी वाली सब में हाइड कर देती हूँ, रुक जाओ। 86, चलिए 86 देख लो जरा। मैन एंड एनिमल ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, क्यों से तो शुरू होगा और उसके बाद क्या ज़रूरी है मुझे कुछ देखना, क्यों के बाद पी भी तो देख लिया फिट हो रहा है। सो से कभी सेंटेंस शुरुआत होता नहीं, आपको पता ही है ना। सो का मतलब इसीलिए, इसलिए मतलब आगे कुछ बता रहे तभी तो कह रहे हो इसीलिए, यानी 86 में बी होगा, ठीक है ना। क्यू से शुरू होगा फिर पी होगा। आइए 87, everybody understands both should be equal, should be given equal priority, both should be given equal priority। मेरी नज़र तुरंत गई कौन है बोथ यार, यानी कि स्पोर्ट्स एंड गुड एजुकेशन। अगर यहाँ बोथ की बात हो रही है तो यहाँ भी बोथ की ही बात हो रही है। मीन्स ओनली एंड दैट स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीन्स ओनली द फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस।
However, it has many hidden benefits. सबको लगता है स्पोर्ट्स और गेम्स का मतलब होता है फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, हालांकि इट हैज़ मेनी हिडन बेनिफिट्स। यानी कि पी के बाद आर होना चाहिए, पी के बाद आर और एस और क्यू एक साथ होना चाहिए, पी के बाद आर और एस क्यू एक साथ होना चाहिए, पी के बाद आर ये है, एस और क्यू एक साथ होना चाहिए। देखो 87 का आंसर सी है, बिल्कुल है। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? हम लोग 86 तक कर चुके हैं, बस इतना, सॉरी 87 तक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अब आगे कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही रहने दो।